सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चढ़ावा चोरी की, जिसका चौंकाने वाला विस्तार हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर में गबन वाले आरोपों का सच सामने आया भी नहीं था कि एक और मंदिर अब सवालों के चक्रव्यूह में आ चुका है। बद्रीनाथ धाम में दान में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, सोशल मीडिया पर दावे किए गए हैं। बावजूद इसके मंदिर समिति गंभीर है, जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको हम देश के 2 बड़े मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां चढ़ावा चोरी वाली चिंगारियां हैं। अयोध्या राम मंदिर में हेराफेरी की जांच एसआईटी कर रही है। एक एक किरदार से पूछताछ हो रही है। गोलमाल और गबन वाले नए नए राज सामने आ रहे हैं। अब बद्रीनाथ धाम से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। पहले बात करते हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी वाले आरोपों की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई कहानियां अब सामने आ रही हैं। कैसे चढ़ावे में आए पैसों की चोरी होती थी, संगठित तरीके से बंटवारा होता था, ये सारी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। इस मामले की हर एंगल से जांच भी हो रही है। आपको सत्ता की 3 कुंजी के जरिए इससे जुड़ी सारी कहानियां आज मैं बताने वाली हूं। पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से अभियुक्तों ने कार खरीदी थी। सोचिए कितने दिनों तक कितने पैसों का लगातार गबन किया गया होगा। दूसरी कुंजी ट्रस्ट की बैठक वाली है, जो आज से 2 दिन के बाद 6 जुलाई को प्रस्तावित है। इसका एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है, इसकी एक एक डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तीसरी कुंजी एसआईटी की जांच वाली है, जिसमें आय, ऑडिट और संपत्ति वाले सवाल हैं। कई राज हैं इस मामले में। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत कई किरदारों से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। फिर भी कौन कौन से सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। आपके मन में एक प्रश्न यह भी होगा कि पिछले कुछ घंटों की जांच में क्या मिला है। यह भी बता दें आपको, भूमि खरीद से जुड़े लेन देन का सत्यापन हुआ है। आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई है। कुछ अहम दस्तावेज एसआईटी ने अपने कब्जे में लिए हैं। ट्रस्ट के 3 सदस्यों की संपत्ति का परीक्षण किया गया है। सबसे बड़ा राज यह है कि पकड़े गए अभियुक्त चढ़ावा चोरी के पैसे से कार खरीद रहे थे। अविनाश शुक्ला, जो अभी पुलिस की रिमांड में है, उससे पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस को शक है चंदा चोरी के पैसे से 3 कारें खरीदी गईं। पहली कार अभियुक्त अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदी थी। उसका नाम अभिषेक है। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल का टीचर है। पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ भी की है। उधर अविनाश शुक्ला से 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। दूसरी कार अनुकल्प ने स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष उसने ये कार खरीदी। तीसरी कार अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा ने कुछ दिन पहले स्कॉर्पियो बुक कराई थी। बताया जा रहा है कि एसआईटी बारी बारी से सभी अभियुक्तों को कस्टडी में लेगी। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि चोरी के पैसे और कहां कहां निवेश किए जा रहे थे। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार पुलिस ने जब्त कर ली है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए कैसे चढ़ावा चोरी के पैसों से कार खरीदी गई थी। श्री राम जन्मभूमि थाने के अंदर जो ये ब्रेजा कार खड़ी है, दरअसल ये अविनाश की निशानदेही पर बरामद की गई है। अविनाश से पूछताछ के दौरान पता चला कि जो चंदा चोरी का पैसा था उससे उसने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है और वो कार उसने अपने भाई के नाम पर खरीदी है। और उसी की निशानदेही पर जिस वक्त वो रिमांड पर था, उसी दौरान अयोध्या पुलिस ने ये कार उसकी निशानदेही पर बरामद की। ये कार जो है वो बताया जा रहा है कि सेकंड हैंड कार थी जो कि उसने खरीदी थी। और जो चंदा चोरी से उसने पैसे इकट्ठे किए थे अपने भाई के नाम से, उसने ये कार खरीदी थी। इस वक्त हम अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मौजूद है और इस मार्ग पर ये जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, दरअसल ये वो मैदान है जहां पर कल अयोध्या पुलिस अविनाश को पूछताछ के दौरान लेकर आई। इस जगह की निशानदेही अविनाश के द्वारा की गई और बताया जाता है कि इसी जगह दरअसल जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पैसा था वो इसी जगह ये आपस में बांटा करते थे। यानी कि ये वो जगह है जहां पर लूटे गए या फिर कहें चोरी किए गए पैसे की बंदर बाट हुआ करती थी। यहाँ पर टीनू यादव, इसके अलावा अविनाश, लवकुश और साथ ही अनुकल्प, ये सभी आरोपी इसी जगह आया करते थे दिन में अपनी शिफ्ट करने के बाद, पैसा चुराने के बाद। और इसी जगह शाम के वक्त यहाँ पर बाकायदा पैसे की आपस में बंदरबाट यानी कि पैसा आपस में बांटा जाता था। 18 लाख रुपए बरामदगी की बात कही जा रही है और बाकायदा कागजों में इसको दर्ज किया गया है। क्या आपको कभी लगा इस तरीके का?
नहीं सर, इस तरह कभी नहीं लगा है और न कहीं कोई बरामदगी हुई है, ऐसा मुझे पता नहीं है कहाँ से कैसे निकला है, अच्छा, आपके घर से कहीं से नहीं? ऐसा कहीं नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों से पूछताछ की? जी हाँ, पूछताछ तो क्या किया। पूछा था? अरे हमारा भी बैंक खाता वाता ले गए हैं और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी सब दे गए हैं। अगर दोषी हैं, दोष लगा है, तो अगर किए होंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। बार बार एक सवाल ये उठ रहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली गुनहगार कौन है? बड़ी मछलियां कौन हैं? क्या अब तक की जांच पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए काफ़ी है? मंदिर ट्रस्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। 6 जुलाई को मणिराम दास छावनी में दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। आपको बताते हैं इसका एजेंडा क्या है। बताया जा रहा है कि चंपत राय के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अभी तक इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होना है। ट्रस्ट की ओर से पहले भी लिखित जवाब दिया गया था जिसमें इसका जिक्र था। इसके अलावा एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें आरोपों के बाद मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली पर भी बात हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जवाबदेही तय करने पर भी फैसला हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट में रिक्त पदों के लिए नामों पर विचार हो सकता है। चर्चा ये हो रही है कि ट्रस्ट की बैठक में बाहर का कोई बड़ा आदमी शामिल हो सकता है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी सवाल है। बड़ी बात यह भी है कि सूचना पत्र पर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। एसआईटी और पुलिस ट्रस्ट के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। नोट करने वाली बात यह है कि तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बैठक का एजेंडा कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने जारी किया है। फिलहाल चुनौतियां यही हैं कि मंदिर ट्रस्ट पर अब राम भक्तों का ट्रस्ट कैसे लौटेगा, संत समाज का गुस्सा कैसे कम होगा, चढ़ावे पर कैसे नई व्यवस्था बनेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में चोरी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, दोषियों को दंड दिया जाएगा या नहीं। ऐसे सभी सवालों के बीच एसआईटी की जांच जारी है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। तमाम चर्चाओं के बीच संत समाज में भारी नाराजगी है। कोई ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहा है तो कोई दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग कर रहा है। रामलला के यहाँ जो काम चल रहा है और सरकार से उसकी पैरवी चल रही है। जो चोर है वो जेल में पहुँच गए हैं। शासन से पूरा पैरवी चल रहा है। जो चोर है वो अपने आप जेल में पहुँच जाएगी। जो रामलला के यहाँ काम किए हैं उनको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं और दे देने को। ट्रस्ट एक खामियापूर्ण ट्रस्ट बना है। ये दुर्भावनाग्रस्त ट्रस्ट बना है। खामियां ये है कि जो भगवान के नाम से जमीन होना चाहिए, जगह होना चाहिए, भगवान के पैसा है तो भगवान के नाम से होना चाहिए, तो ये ट्रस्ट अपने नाम से कराया है। अपने ऐसा कानून बनाया है कि हम ट्रस्ट जमीन खरीदेगा, जमीन ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा जाएगा, भगवान के पैसा को ट्रस्ट के नाम से सब चीज़ खरीदा जाएगा। तो ये तो भगवान के साथ गद्दारी है। इसको भगवान से ज्ञान लेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट भंग होकर के जितने भी संपत्ति भगवान को चढ़ा है वो भगवान के नाम से होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। चढ़ावा चोरी के मामले में राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आज फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कई कटाक्ष किए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आखिरकार सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर गया है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि 140 करोड़ देशवासियों और दुनिया भर के सनातनी भक्तों ने चंदा दिया, लेकिन इस गंभीर मामले पर बीजेपी के बड़े नेता सामने क्यों नहीं आए। अखिलेश के व्यंग और आरोपों के बाद बीजेपी का भी जवाब आया है। कैसे चढ़ावा चोरी पर राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है, आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए। श्री अखिलेश यादव जी को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है
और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई मामला होता है तो उसकी एसआईटी जांच चल रही है, एफआईआर करके पुलिस ने जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और उसकी गहराई से जांच करने का काम चल रहा है। इसलिए श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद रखें तो अच्छा रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में जो चोरी का मामला सामने आया है वो सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर ये डकैती अयोध्या के राम मंदिर में की है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मंदिर की जहां दान में अनियमितता वाले आरोप लग रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आप तक भी कई वायरल संदेश आए हों जिसमें दावा किया गया है कि उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम में दान में अनियमितता है। इसका सच क्या है, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इन वायरल दावों के आधार पर ही अब सख्त हो गई है। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से आइए बताते हैं। चढ़ावा और दान में अनियमितता के आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि यहां भी दान में हेराफेरी की गई है। वायरल आरोपों को मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया। मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए। तुरंत प्रभाव से एक जांच समिति भी बनाई गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने यह कहा भी है कि सभी आरोपों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई गई है। संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। गिनती की प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विस्तृत जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित की जा रही है। मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने यह अपील भी की है कि जांच पूरी होने तक भ्रामक आरोपों के प्रसार से बचना चाहिए। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोस नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर बद्रीनाथ केदार धाम में सरकारी नियंत्रण में मंदिर कोई नहीं रहना चाहिए। सरकारी नियंत्रण में चोरी होगा, चाहे अधिकारी करेंगे कि कोई साधु तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ यदि ये बात सच है तो इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए और बीकेटीसी के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी जी ने भी तुरंत इस पर जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए हैं, जो कि स्वागत योग्य है। प्रश्न केवल धन का नहीं, प्रश्न हमारी आस्था का है, विश्वास का है और सनातन की गरिमा का है। दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य होना ही चाहिए। सत्ता में अब वो खबर जिसकी काफी चर्चा है। ये खबर पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल से जुड़ी है। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर कई तरह के दावे हैं। किसी का दावा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो किसी का दावा है कि एथेनॉल से इंजन सीज हो जाता है, तो कोई ये कहता है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। किसी ने तो एथेनॉल वाले पेट्रोल से पेट्रोल पाइप के गलने का दावा तक कर दिया। इन दावों, आशंकाओं और सवालों के बीच आज सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हर सवाल का जवाब दिया गया। हमने सवाल जवाब की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको भी हर सवाल का जवाब मिल जाए। पहला सवाल, क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो सकता है? सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि नहीं। मॉडर्न BS6 इंजन और पुराने इंजनों के लिए ये सुरक्षित है। दूसरा सवाल है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में कमी आती है। जवाब में सरकार ने कहा E20 से माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन ये गाड़ी और ड्राइविंग पर भी निर्भर है। तीसरा सवाल है, क्या E20 पेट्रोल से पर्यावरण को नुकसान होता है? इसका जवाब है नहीं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, ये पर्यावरण के लिए बेहतर है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि 2021 में सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी जिसने एथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला लिया। कड़ी टेस्टिंग के बाद ही E20 की ओर बढ़ने का फैसला लिया गया था। इस मौके पर TV9 भारतवर्ष ने भी कई सवाल पूछे, जिनमें इंजन की खराबी से लेकर माइलेज तक की बात थी। सुनिए इन सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा। E20 फ्यूल पर आज उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी सफाई पेश की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल भारती जी साथ में हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं जैसा सोशल मीडिया में सामने आ रहा है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने करीब 3.25 करोड़ गाड़ियां सर्विस की हमारे पूरे नेटवर्क में ऑल ओवर इंडिया। उसमें से करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो 2023 से पहले मेड एंड सोल्ड थी, जो कि बेसिकली E10 थी। इन 1.5 करोड़ गाड़ियों में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई जो कि हम E20 फ्यूल की यूजेज की वजह से हम एट्रीब्यूट कर सकें। माइलेज में कमी की बात की जा रही है और इस पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी है और एक BPCL के सीनियर ऑफिशियल थे जिन्होंने इस बारे में दावा भी किया कि हाँ ये बात सही है। तो माइलेज को लेकर के आपका क्या कहना है? माइलेज का ये नोन फैक्ट है कि इथेनॉल में कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी कम है, जो उसमें ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो थोड़ी सी गैसोलीन से कम है। ये नॉन साइंटिफिक फैक्ट है। अगर हम E10 से E20 की बात करें तो जो उसकी वजह से माइलेज में डिफरेंस आता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू रिडक्शन की वजह से, वो जस्ट करीब 3.25-3.5% के रेंज में होता है। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें वीकेंड होने के बाद भी ममता बनर्जी की परेशानियों ने छुट्टी नहीं ली है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानियां ओवर टाइम काम कर रही हैं, जिससे संकट भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ममता बनर्जी के लिए 2 बुरी खबरें आई। पहली खबर कल रात की है, जब ऋतुव्रत की अगुवाई में बागी विधायकों ने TMC दफ्तर पर कब्जा कर लिया। पार्टी इस संकट के आगे सोच पाती उससे पहले बंगाल TMC के अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों खबरों पर सत्ता की कुंजी है। शुरुआत करते हैं कुछ घंटे पहले हुए एक महत्वपूर्ण नेता के इस्तीफे से। ममता बनर्जी के बहुत करीबी और बंगाल TMC की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि 3 जून यानी आज से ठीक 1 महीने पहले कालीघाट में एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें बंगाल TMC का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी ममता बनर्जी ने जिसे अध्यक्ष बनाया था वो सिर्फ 30 दिन ममता बनर्जी के साथ रह पाई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी देने के लिए एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो पश्चिम बंगाल TMC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हैं, साथ ही साथ पार्टी के सभी पदों से भी इस्तीफा दे रही हैं, और तो और बैंकों में संचालित खातों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी भी वापस ले रही हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये 3 बड़ी बातें तो कही, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया क्यों, जबकि नियुक्ति के सिर्फ 30 दिन ही हुए हैं। खास बात यह है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ममता बनर्जी की पिछली सरकार में वित्त और स्वास्थ्य मंत्री रही थी। इसके अलावा वो पार्टी की महिला शाखा की प्रमुख नेता भी थी, लेकिन आज उन्होंने पार्टी को बाय बाय कह दिया। हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया। ये घटना जो हुई है उसके बाद जो हमको ममता जी ने बोले कि हम सबके वो जो 7-8 MLA गए थे उनके हाथ में हम भवन को उठा दिए हैं, तो ये हमको बुरा लगा, इसलिए मैंने पदत्याग किया। और चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस
इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है। ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका जो डेमोक्रेसी है, जो जी चाहे वो कर रहे, कोई टिप्पणी नहीं। I welcome her move. It is inevitable. Whosoever being declared in some post, they are resigning continuously because there is no ambience to work in the Kalighat Trinamool. चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे से पहले कल रात ही बागी गुट ने ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी थी। कल रात ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के बागी गुट के विधायक कोलकाता में टीएमसी हेडक्वार्टर पहुंचे। ऋतव्रत बनर्जी के साथ करीब 60 विधायक मौजूद थे। वहां सभी विधायकों ने एक छोटी सी मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने दफ्तर पर ताला लगा दिया और दावा किया कि असली टीएमसी वो है, इसलिए दफ्तर उनका है। अब इस पर राजनीति हो रही है। दोनों गुट एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ममता बनर्जी का गुट आरोप लगा रहा है कि बागी गुट के ताले की रखवाली पुलिस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये उनकी आंतरिक लड़ाई है। हम लोग कंप्लेन दर्ज किया है। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, ट्रेसपेस किया। उन ऑफिस का सब उन लोग का क्या संपर्क है? कोई संपर्क नहीं है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना। इस बीच ममता बनर्जी गुट के कई नेता उस निर्माणाधीन भवन के पास पहुंचे जहां टीएमसी का नया दफ्तर बन रहा है। टीएमसी नेता डोला सेन ने टीवी9 से बात की और दावा किया कि ममता बनर्जी ही उनकी नेता हैं। 2 फूल वाला चुनाव चिन्ह भी उन्हीं का है। ये दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही टीएमसी के बागी गुट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर असली टीएमसी होने का दावा किया था। असली तृणमूल भवन जो है उसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यही वो तृणमूल भवन है। ये जो पूरा ऑफिस है, ये जो बिल्डिंग है, नया तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गेट में तृणमूल कांग्रेस का लोगो लगा हुआ है। और ये तोपसिया रोड 58G, ये जो तोपसिया रोड का ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का मालिकाना किसके पास रहेगा, अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि भाड़े का बिल्डिंग तो है, लेकिन ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस का जो दफ्तर है, यही वो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है जो नए तरीके से बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का ये जो भवन है, नया है, यही असली तृणमूल भवन है। हम सब यहाँ पे आते थे, लेकिन आज यहाँ पे इसका रखवाली को लेके आपको चिंता हो रही है। हम एक पॉइंट भी चिंतित नहीं है। ममता जी की पार्टी, ममता जी की तृणमूल भवन, ममता जी की सिंबल, हम सब सेकेंडरी फैक्टर है। ममता जी और आम जनता की जो कनेक्ट है वही हमारा यूएसपी है और वही जनता और जनता की नेत्री। आम जनता और ममता विल टिल द लास्ट वर्ड। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की बात करते हैं, जिसमें सरकार ने आज उन 23 आतंकवादियों की एक नई लिस्ट जारी की है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक फैलाते हैं। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत पाकिस्तान में बैठे 23 लोगों को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया है। इनमें से 17 पाकिस्तान के हैं, 6 जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, लेकिन ये रहते पाकिस्तान में ही हैं। इन 23 आतंकवादियों में 13 हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से और 10 जैश ए मोहम्मद के सदस्य हैं। नए नामों के साथ अब घोषित आतंकियों की संख्या 80 हो गई है। नई लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी और मोहम्मद मुसाद्दिक जैसे आतंकी भी शामिल हैं। ये सीधे जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के इशारों पर काम करते हैं। भारत में हुए आतंकी हमलों में सीधे तौर पर ये शामिल रहे हैं। लिस्ट में नगरोटा आर्मी कैंप और सुनजवा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। ये लोग, ये हैंडलर आतंकियों की भर्ती करते हैं, आतंकी कैंप चलाते हैं, सीमा पार से घुसपैठ कराते हैं, टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, हमलों की साजिश, ड्रग तस्करी जैसे काम भी ये करते हैं।
इस लिस्ट में पहला नाम है मसूद इलियास कश्मीरी का, जो जैश ए मोहम्मद का सदस्य है। मसूद अजहर का बहुत करीबी माना जाता है। वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी गुटों में भर्ती करने और टेरर फंडिंग जुटाने में सक्रिय है। दूसरा नाम है मोहम्मद मुसादिक का। ये भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। लसिया कोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर है। ये सीमा पर सुरंगों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराता है। अगला नाम है मुफ्ती मोहम्मद असगर खान। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। पीओके में जैश की सैन्य विंग का प्रमुख है, जहां मुजफ्फराबाद में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है। मुफ्ती असगर खान नगरोटा में सेना कैंप पर हुए हमले का मुख्य साजिश करता है। अगला नाम है हाफिज अब्दुल शकूर, जो जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। नगरोटा हमले के लिए इसी ने 3 आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। आतंकी लिस्ट में अब्दुल्ला जिहादी का नाम भी है। ये उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। कुपवाड़ा और बारामूला में लॉन्चिंग कैंप संभालता था। एक ऐसा आतंकी भी लिस्ट में है जो पहले पाकिस्तानी सेना में था। नाम है गुलाम फरीद। पाकिस्तानी सेना छोड़ने के बाद वो 2008 में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ। अगला नाम अब्दुल रऊफ का है। ये लश्कर तैयबा और जमात उद दावा से जुड़ा है। ये चैरिटी संस्थाओं की आड़ में टेरर फंडिंग जुटाता है। जैश ए मोहम्मद का एक और आतंकी अशफाक अहमद भी लिस्ट में है। ये जैश की एक विंग अल रहमत ट्रस्ट का प्रभारी है। इसके तार 2016 के पठानकोट हमले से भी जुड़े हुए हैं। अगला नाम हाफिज खालिद वलीद का है। ये लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सईद का दामाद है। 2016 में हुए पंपोर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड है। जैश आतंकी मौलाना इमदादुल्ला मक्की भी लिस्ट में शामिल है। इसे मौलाना मसूद अजहर का बहुत करीबी बताया जाता है। मक्की जैश के कानूनी मामलों और कैदी विंग का प्रमुख है। 2016 पठानकोट हमले के दौरान ये आतंकवादियों के संपर्क में था। अगला नाम मौलाना सैफुल्ला खालिद का है, जो लश्कर तैयबा और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। लश्कर और जमात उद दावा के कई विंग्स का ये प्रमुख रहा है। अगला नाम मोहम्मद याकूब का है, जो हाफिज सईद का करीबी है। लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर है। कश्मीर घाटी में आतंकियों को ये फंडिंग करता है। एक और नाम है मौलाना यूसुफ लाइबी का, जो लश्कर और जमात उद दावा का सदस्य है। लश्कर की दावत व इस्लाह विंग से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद शहीद फैसल, जिसका संबंध लश्कर तैयबा, अल-कायदा और ISIS से है। ये 2012 के बेंगलुरु साजिश मामले और 2013 के नांदेड़ मामले का मुख्य मास्टरमाइंड और हैंडलर है। कारी याकूब शेख पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से जुड़ा है। जमात उद दावा की केंद्रीय टीम का भी सदस्य है। सऊदी अरब में लश्कर के लिए फंड जुटाता है। राणा इफ्तिखार लश्कर तैयबा और जमात उद दावा से जुड़ा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहुत करीबी है। कश्मीर ऑपरेशंस की फंडिंग का काम ये संभालता है। वसीम नूर जाट जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। ये जैश का लॉन्चिंग कमांडर है। भारत में ड्रोन से हथियारों की सप्लाई में भी ये शामिल है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 35 के तहत ये कार्रवाई करते हुए इन सभी व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना है। आतंकियों की पहचान करना और उन्हें कानूनी रूप से चिन्हित करना और उनकी गतिविधियों पर पूरी सख्त रोक लगाना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इससे आतंकवाद के फाइनेंसिंग, भर्ती और सीमा पार संचालित नेटवर्क पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। इस लिस्ट में 6 भारतीय नागरिक भी हैं। फिलहाल वो पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें पहला नाम फिरदौस अहमद भट्ट का है। ये 2018 में पाकिस्तान गया था और हाफिज सईद के संगठन में लॉन्चिंग कमांडर बना। जम्मू कश्मीर के हारून रशीद गनई का नाम भी लिस्ट में है। वो भी लश्कर तैयबा में भर्ती और हथियार सप्लाई करने का काम देखता है। बिलाल अहमद मीर लश्कर और TRF से जुड़ा है। आतंकियों की भर्ती और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क संभालता है। असला नाम है आबिद कयूम लोन का। ये भी लश्कर में फरवरी 2020 में पाकिस्तान गया और वापस नहीं लौटा। नज़ीर अहमद गुज्जर इस्लामाबाद में है। वो 2006 में POK गया था। डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों की भर्ती करता है। लिस्ट में आखिरी नाम उवैस फरूज का है। ये 2018 में पाकिस्तान जाकर लश्कर तैयबा में शामिल हो गया। अब बूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।